स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स PYQ पे। दोस्तों जैसा कि आज हम एक नया चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना का अध्याय पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि इसके पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत होने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और इसके अलावा जो साधारण संशोधन होते हैं उसको भी हमने पढ़ा। संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया पढ़ी और उस पूरी प्रक्रिया को डिस्कस करते हुए हमने एक बात कही थी कि भारतीय संविधान के हर हिस्से में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की मूलभूत अवधारणा कहते हैं, मूलभूत अवसंरचना कहते हैं, और किसी भी लिहाज से आप मूलभूत अधिरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसे कुछ ऐसा मानिए कि एक घर है जो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें घर में बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं, हर ईंट का अपना महत्व है, अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार घर में किसी भी एक चीज को बदल लेते हैं, किसी अलमारी को इधर कर देते हैं, किसी टेबल को उधर रख देते हैं। आप जिस हिसाब से अपने घर में परिवर्तन करना चाहते हैं आप चीजों को कर लेते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी ये सुना है कि हम अपने घर के पिलर में परिवर्तन कर रहे हैं, पिलर को हटा रहे हैं? पिलर का मतलब होता है वो स्तंभ जो घर का आधार है, जिस पे घर टिका हुआ है। भारत का संविधान जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो पूरे देश के कानून की आधारभूत संरचना तैयार करता है, मतलब जो पूरे देश के कानूनों को आधार देता है, जो पूरी व्यवस्था का सर्वोत्तम सार है, उस लॉ बुक के भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। उसमें भी तो नींव का पत्थर होगा जिसे अगर हिला दिया गया तो पूरे संविधान की मान्यता क्या हो जाएगी? पूरे संविधान की मान्यता में उथल फुथल हो जाएगा। उन्हीं मान्यताओं को हम क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए अब आपको और शब्दों की लफाजी में नहीं उलझाता, मैं अब यहां से ये शुरू करता हूं बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने कहा था कि जब पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर देखा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत हम संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन करते हैं मतलब संविधान के किसी भी हिस्से में हम बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं। हमने पहले भी कहा था या हम ऐसा पढ़ते हैं कि कोई भी लॉ बुक अगर समय के साथ परिवर्तनशील न हो तो वो समय की धारा के साथ अगर आप न बह सके तो क्या हो जाएंगे? आप रूढ़ हो जाएंगे। आप एक प्रकार से परिवर्तन के दौर से न गुजर सके। बदलते हुए समय, जैसे कहते हैं ना कि जैसे व्यक्ति बालक होता है, शिशु से बड़ा होता है, वयस्क होता है, वैसे समाजों का भी निर्माण होता है। एक समाज भी अपने शिशु अवस्था में होता है, उसके बाद उसमें विकास होता है, वो भी विकास के कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो भारत या किसी भी देश में ये परिवर्तन होते हैं, इसलिए उस देश की जो सर्वोत्तम किताब है, जो संविधान, उसमें भी क्या होना चाहिए? समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। और ये सारी बातें हमने कल कर ली थी कि संविधान संशोधन के मामले में हम ये परिवर्तन करते हैं। उसके साथ ही हमने ये भी सीखा था कि जब हम ऐसे परिवर्तन करते हैं, और ऐसे परिवर्तन करता कौन है? संसद करता है, संसद करती है। बाकी की प्रक्रिया तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन संसद को भी इस बात का ध्यान देना होता है कि जो संविधान का पिलर है, अगर ये संविधान की बुक है, मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये संविधान की बुक है, मान लीजिए इसके पिलर्स हैं जिस पर संविधान टिका हुआ है, तो आप किसी भी आधार पर इन पिलर्स में संशोधन नहीं करोगे। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे बेसिक आधार हैं, अगर आप उसमें संशोधन कर रहे हो तो चीजों में क्या हो रही है? गड़बड़ी हो रही है। आइए अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि यह मुद्दा आया कब और क्यों आया। यह मुद्दा आया मौलिक अधिकारों को लेकर। किसको लेकर? मौलिक अधिकारों को लेकर। मौलिक अधिकारों के विषय में हम सभी जानते हैं। मौलिक अधिकारों के विषय में हमने मौलिक अधिकार के चैप्टर में पढ़ा था कि प्रत्येक देश का संविधान मौलिक अधिकार के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। हर देश के नागरिकों को कुछ बेसिक अधिकार होने चाहिए। अगर वो बेसिक अधिकार नहीं है तो उस देश की, उसकी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। मूलभूत अधिकार तो होने ही चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, हर देश में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार होने चाहिए। भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार थे। प्रश्न ये था
कि सबसे पहले इन मौलिक अधिकारों में संसद ने एक परिवर्तन कर दिया। प्रथम संविधान संशोधन, संसद ने कुछ परिवर्तन किया मौलिक अधिकारों में, और मौलिक अधिकारों में जब परिवर्तन किया गया तो यह प्रश्न उठने लगा कि क्या वो अधिकार जो मौलिक हैं, जो फंडामेंटल हैं, उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है? यानी अगर आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करोगे तो फिर वो मौलिक रहे कहां? मतलब अगर आप उनमें परिवर्तन कर रहे हैं तो अब तो आप उनको घटा भी सकते हैं। यानी जिस स्वतंत्रता के अधिकार में हमें, राइट टू लिबर्टी में हमें तमाम चीजें दी गई हैं, आप आवश्यकता पड़ने पर उसमें से किसी हिस्से को काट भी सकते हैं। अगर आपने मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर दिया तो फिर चीजें कैसे चलेंगी? तो इसी बात को लेकर, मौलिक अधिकार में परिवर्तन को लेकर एक व्यक्ति थे, शंकरी प्रसाद। ये केस नोट कर लीजिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला चला 1951 में, 1951 का केस है। शंकरी प्रसाद ने यह कहा कि आप मौलिक अधिकारों में भाई संशोधन कैसे कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यह शंकरी प्रसाद इस बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने डिसीजन में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत जो कि संविधान संशोधन होता है, पहले मैं नॉर्मल जजमेंट बता देता हूं। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। यह किसने कहा? तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। क्योंकि संविधान की व्याख्याता तो वही है, भारतीय संविधान का गार्जियन तो वही है, व्याख्याता तो वही है, मौलिक अधिकारों का गार्जियन तो वही है, तो फिर व्याख्या तो उसी की वही करेगी ना। तो उन्होंने कहा कि हां, आपको अधिकार है कि आप सुधार कर सकते हो, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हो। आपको इसके लिए एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, और मैंने पढ़ाया भी है। आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वापस जाइए, भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 13 को पढ़िए। किसको पढ़ेंगे आप? अनुच्छेद 13 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को पढ़िए। सिंपल में कहूं तो अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर कोई भी विधि, क्या कोई भी विधि, सिंपल में समझाता हूं, कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, मौलिक अधिकारों पर आक्षेप करती है, प्रभावित करती है, तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मौलिक अधिकारों को किसी भी मामले में कोई भी विधि, चाहे कोई भी विधि हो, वो प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी रूढ़ी हो, कोई भी मान्यता हो, कोई भी नया बनाया गया कानून हो, उनमें से किसी के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो मौलिक अधिकारों को क्या करें? प्रभावित करें। ये अनुच्छेद 13 में ये परिभाषा थी कि मौलिक अधिकारों को आप प्रभावित नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं मानी जाएगी। वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं मानी जाएगी। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन हो रहा है, इसे समझने का प्रयास करिए। यानी अनुच्छेद 13 किसका काम कर रहा है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण का काम कर रहा है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण का काम कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी विधि अगर मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है तो वो विधि क्या होगी? शून्य होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यहां पर कहता है कि विधि शून्य होगी, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को इस विधि की मान्यता के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यानी अनुच्छेद 368 के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और इस आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है? शून्य या कम कर रहा है। यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये कहा गया, अब ये कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस डिसीजन में ये कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगर आप बेसिक जानना चाहो एक लाइन में तो आप ये कह सकते हैं कि जो पहला मामला गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि हां, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इतना अभी क्लियर है? चलिए, ये तो केस यहां तक पहुंच गया था। अभी ये था कि ठीक है, संशोधन कर सकते, क्योंकि भारत अपने शुरुआत के दिनों में था दोस्तों। अब कुछ ऐसा सोचकर देखिए कि एक राष्ट्र अभी अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 47 में हम आजाद हुए, 51 का मामला है।
और बहुत सारी चीजें अभी तय की जानी है कि न्यायपालिका कहां तक आक्षेप करेगा, संसद या कार्यपालिका और विधायिका कहां तक अपने अधिकारों का विस्तार करेंगी, या किस तरीके से किसी भी समस्या की स्थिति में ये तीनों आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करेंगे। मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में भी दोस्तों एक बात कही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था या किसी भी व्यवस्था, रूल ऑफ द लॉ, जहां पर विधि का शासन होता है, उन व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उन व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सरकार और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों और लोगों की स्वतंत्रता में जो सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार सुरक्षा के नाम पर कितने मात्रा तक नियंत्रण करेगी और जनता कितनी मात्रा तक अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों को मांगेगी, इन्हीं दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना ही राजनीति है, या कहूं कि व्यवस्था को चलाना है। तो मूल प्रश्न तो यही है कि क्या आप मौलिक अधिकारों को अगर प्रभावित करते हैं तो क्या नागरिकों के अधिकारों का आप हनन नहीं करते? आराम से सुनिए, चीजों को बढ़िया से करिए। तो मतलब पहले केस में यह हो गया कि हां ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च संसद के पास है। अभी इतने पर ये चीजें रोक लीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक नए केस की तरफ। इस केस का नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्या नाम है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, 1967 का मामला है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये किसके पास पहुंचा है ये मामला? ये मामला भी पहुंच गया है सर्वोच्च न्यायालय के पास। मामले का मूल प्रश्न क्या है? फिर वही मामला अटक गया कि क्या मौलिक अधिकारों में आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि एक और संविधान संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन, ऐसा ही कुछ, उसमें भी कुछ चीजें हो रही थी और मौलिक अधिकार को नाम को लेकर कुछ परिवर्तन हो रहा था। अब आप कहेंगे कि एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि संशोधन हो सकता है तो हो सकता है, फिर कैसे इस मामले को, इससे मामले को लेकर चला गया? हमेशा याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक स्वयं सुधार संस्था भी है, या ऐसे हम कह सकते हैं, इसे आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय भी समय के साथ अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों को बदल सकता है, क्योंकि बदलते हुए समाज की जरूरतें हमेशा बदलती रहती है। ये सिर्फ संविधान की किताब के साथ नहीं है, उसकी व्याख्याता के साथ भी है, उसके व्याख्याकार के भी साथ है। आप ऐसा सोचिए, कुछ एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए आज से 300 से 400 साल पहले का समाज बड़ा ही रिजिड रहा होगा, बड़ा ही कठोर रहा होगा कुछ मान्यताओं को लेकर। अब उस समय का न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है तो ये व्यवस्था में इस बात को, वो जानता है कि पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन वो इस बात को निर्णय देगा कि तत्कालीन समाज की व्यवस्थाओं में दरार ना हो जाए, कोई बहुत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उथल पुथल ना हो जाए। इसीलिए सामंजस्य बनाकर चलना भी जरूरी होता है। अब बदलती हुई परिस्थिति में जैसे जैसे समाज वयस्क होगा, तैसे तैसे न्याय प्रक्रिया में भी थोड़ा सुधार हो सकता है। मैं यहां पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों को बदल सकता है, पुनर्विलोकन, रिव्यू कर सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा स्टैंड लिया। क्या लिया? सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि फंडामेंटल राइट इज ट्रांसडेंटल एंड म्यूटेबल। मतलब सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं। इस केस में कह रही है, किसमें? गोलकनाथ बनाम राज्य में कह रही है। क्या कह रही है? कि जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक 6 अधिकारों के रूप में मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट्स के बारे में सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि ये अपरिवर्तनीय है। यानी यहां पर उसने शंकरी प्रसाद मामले में दिए गए अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया, लोकोत्तर है। ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब आप परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी संसद, समझिए, संसद भाई साहब, अब आप संशोधन नहीं कर सकते। ये तो बड़ी विवाद की स्थिति हो गई। संसद को कह दिया कि आप संशोधन ही नहीं कर सकते। किसमें? अनुच्छेद 368 के तहत आप
मौलिक अधिकारों में अब संशोधन नहीं कर सकते। किस मामले में कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा। 1967 का मामला है ये। अब ये निर्णय आ गया। इस निर्णय के आने के बाद चीजें अब कुछ बदलेंगी, कुछ चीजें बदलेंगी। ये निर्णय आ गया। एक तरफ दोस्तों है न्यायपालिका। नई स्लाइड ले, चलिए। ये केस समझ गए आप? यानी इस मामले में कहा कि अनुच्छेद 13 को फिर याद करिए। अनुच्छेद 13 को फिर याद करिए। अनुच्छेद 13 में क्या था? अनुच्छेद 13 में यह था कि कोई भी विधि अगर संविधान मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन करती है तो उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक उल्लंघन करती है। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर कहा गया था कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा से अलग हमें नहीं आएगा, लेकिन इस केस में कह दिया कि नहीं, संविधान संशोधन भी आएगा। अगर संविधान संशोधन भी मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है तो वो भी शून्य होगा। किस केस में कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा। याद रखिएगा अनुच्छेद 13। पिछले पन्ने पर चलिए, यहां पर भी हमने कहा था कि विधि की प्रक्रिया में नहीं आता, यहां पर उन्होंने इस केस में कह दिया आएगा। पीछे करके एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब एक नई स्लाइड लीजिए और फिर समझने की कोशिश करिए कि अब आगे क्या हुआ, क्योंकि यहां पर तो कह दिया कि मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते। अब एक प्रकार से कहें हम, यहां पर एक टर्म लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहां पर समझाने के लिए, जस्ट फॉर आपको चीजों के लिए, चीजों को समझना आसान करने के लिए आपको यहां पर लिख देता हूं न्यायालय वर्सेस, या न्यायालय लिखने से अच्छा होगा कि हम इसे न्यायपालिका लिख दें। न्यायपालिका वर्सेस विधायिका कर दें, उसी को तो संसद कहते हैं, क्योंकि तलवारें दोनों तरफ खिंच चुकी हैं, अधिकारों का दायरा तय किया जाना बाकी है। अब ये पूछना पड़ेगा कि भाई बताओ कि चीजें कैसे चलेंगी, चीजें कैसे चलेंगी ये बताओ। न्यायपालिका वर्सेस विधायिका, संसद कहां तक अधिकारों का नियंत्रण करेगी और न्यायपालिका, संसद कहां तक नियंत्रण करेगी और न्यायपालिका जो भारत में लोगों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित है, जो राज्य की परिभाषा से अलग है, वो कहती है कि कहां तक लोगों का रक्षण करेगी। दोनों के बीच विवाद की स्थिति है। पहले गोलकनाथ मामले में, पहले के शंकरी प्रसाद मामले में कहा कि जाओ संशोधन कर लो, गोलकनाथ मामले में कह रहे हैं कि संशोधन नहीं कर सकते। अब संसद भी तो कुछ लेकर आएगी, संसद भी तो अपना काम करेगी। तो संसद ने एक संविधान संशोधन कर दिया। क्या किया? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कर दिया। और इस संविधान संशोधन को हम कहते हैं 24वां संविधान संशोधन कर दिया। 24वां संविधान संशोधन कर दिया। कब किया है ये? 1971 में। याद रखिए, इसे बढ़िया से लिख लीजिए। 24वां संविधान संशोधन 1971, 1971। जी हाँ, ये वही साल है जब भारत बांग्लादेश की लड़ाई की आजादी के लिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लड़ रहा है। वहां पर मतलब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए। चलिए, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर संसद संविधान संशोधन 24th अमेंडमेंट 1971 लाई है और कह रही है कि अब कलर बदलते हैं थोड़ा। अब ये संसद ये कह रही है कि किसी विभाग में संशोधन करने का अधिकार विधायिका को है, किसी विभाग में संशोधन करने का अधिकार है। वो कहती है कि संसद संविधान, स्पेशली इसे मेंशन कर दिया अनुच्छेद 368 और 13 में। क्या किया कि संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन या कटौती कर सकती है। संशोधन करने का अधिकार दे दिया। कहा कि अब संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और न्यायपालिका, मतलब कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में बेसिकली संशोधन कर सकती है। यानी जो तुमने गोलकनाथ मामले में जो आपने निर्णय दिया था उसको हम खारिज करते हैं। गोलकनाथ मामले में आपने जो निर्णय दिया था उसके मामले में तो हमने संविधान संशोधन करके ये तय कर दिया कि अब हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, एक और केस चला, और सबसे इंपॉर्टेंट केस, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, उसके लिए एक अलग स्लाइड लेंगे।
क्योंकि वो केस सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम 24वां संविधान 1971 तक पहुंच गए हैं। उस केस का नाम है भारत के इतिहास का आज तक का सबसे प्रमुख केस केशवा। इस पर तो एक नया वीडियो लाना चाहिए। केशवानंद भारती केस कहते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब इस पर तो पूरी एक अलग से क्लास बन सकती है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये भारत के राजनीतिक इतिहास में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, थोड़ा सा उधर आ गया, चलिए ठीक है। ये केस कब का था? ये केस था 1973 का, 1973 का केस है। 24 अप्रैल सन 1973, डेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस है। एक नई स्लाइड लेंगे और वहां से इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, या ले लिया तो यहीं पढ़ लेते हैं। इतना तो समझ में आया है ना आपको? तो चलिए इन सारी चीजों को यहाँ हटाकर इसे फ्रंट पे लाते हैं। केशवानंद भारती केस से पहले तक का घटनाक्रम एक बार फिर से सुन लीजिए कि संसद किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और आप रोक नहीं सकते। लेकिन 1973 के इस संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एक बड़े ही शानदार तरीके से सामने आई। कौन सामने आया? सर्वोच्च न्यायालय। पढ़े लिखे लोग हैं और बड़ा ही शानदार काम कर गए यहां पर। बड़ा ही बेहतरीन इन्होंने उपाय निकाला। इस तमाम गतिरोधों का उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला। क्या किया सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जैसा कि आपने कहा है कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, उन्होंने अब कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कर सकती है, किंतु एक बट जोड़ दिया, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। अब ये बिल्कुल नए तरह का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने अब तक कहा कि सारा झगड़ा इसी बात को लेकर है ना कि आप संशोधन कर सकते हो कि नहीं। तो चलिए हम कहते हैं कि अब आप भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हो। चलो सारा केस, अगर सारा मामला इसी को लेकर है, संशोधन को ही लेकर है, तो अब आप संशोधन कर ले जाओ। ये पूरा दिख रहा है स्लाइड इसमें? नहीं, इसे बड़ा करते हैं वरना चीजें क्लियर नहीं होंगी। थोड़ा सा और छोटा करते हैं। चलिए, संसद मौलिक अधिकार में, संसद मौलिक अधिकारों में, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। यानी इस आधारभूत संरचना के सिद्धांत को सबसे पहले किस केस में रखा गया? केशवानंद भारती केस में रखा गया। केशवानंद भारती केस में आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रकाश में आया। फिर लोगों ने कहा चलो समझाओ, ये सर आधारभूत संरचना जो आपने दिया है वो है क्या? उन्होंने कहा कि उन्होंने परिभाषित भी नहीं किया आधारभूत संरचना को। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने इसे परिभाषित भी नहीं किया। कहा कि समय समय पर हम अपने निर्णयों में बताएंगे कि कौन संविधान की आधारभूत संरचना है। यानी आप जाइए संशोधन करिए, लेकिन कहीं भी हमें लगा कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स, पिलर्स को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने संशोधनों के माध्यम से, तो आप संशोधन नहीं कर सकते। तो जिस बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की शुरुआत हमने यहां पर चैप्टर में पूरी कहानी को बताना शुरू किया था, वो कब प्रकाश में आई? वो आई 1900, वो कब आई प्रकाश में? वो आई प्रकाश में 1973 में। 1973 में किस केस के द्वारा? केशवानंद
भारती केस के द्वारा, केशवानंद भारती केस के द्वारा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, याद कर लीजिए, यह आज तक के भारत का सबसे बड़ा केस इस लिहाज से भी है कि इसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी। आज तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये, जिसमें 13 के 13 जज जो उस समय थे सभी इस मामले के न्यायाधीश में बैठे थे, इसकी खंडपीठ में। ठीक है, तो यहां से हम पढ़ रहे थे केशवानंद भारती केस तक हम पहुंच गए थे कि हाँ आप संशोधन कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी का अंत यही हो गया, अभी कुछ पन्ने और पलटे जाने बाकी हैं। मतलब कहानी में एक ट्विस्ट और है, और ये कौन सा ट्विस्ट है भाई, इसे भी देखिए। एक और संविधान संशोधन हुआ, क्या हुआ, एक और संविधान संशोधन हुआ, और ये बड़ा खतरनाक टाइप का संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कौन सा, 42nd 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। और इस संविधान संशोधन में संसद ने बड़ा ही टफ स्टेप लिया। अब आप कह रहे हैं कि आप संशोधन कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पे हमला नहीं कर सकते, तमाम चीजें। पहले बता देता हूं कि इसमें संसद ने क्या कहा। संसद ने कहा कि संसद भारत के संविधान के किसी भी भाग में, भारत के संसद को संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, और इसके द्वारा वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को भी चाहे तो कम कर सकती है। मतलब संसद को भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है। और कहा गया कि अगर मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा रहा है इस प्रक्रिया के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। बड़ा ही अटपटा टाइप का है ना, दो शब्द बहुत ही चुभते हैं कानों को। अगर आपको नहीं चुभ रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं चूक रहे हैं व्यवस्था को समझने में। असीमित शक्ति, उन्होंने क्या कहा, असीमित शक्ति है। किसको असीमित शक्ति है, संसद को। याद रखिए, वी आर लिविंग इन एरा ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं, और लोकतंत्र के युग में किसी की भी शक्ति को असीमित होना नहीं चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। सबकी शक्तियों पर युक्त प्रतिबंध लगने आवश्यक है, रीजनल रिस्ट्रिक्शंस लगने आवश्यक हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर युक्त प्रतिबंध है तो फिर संसद की शक्ति भी असीमित नहीं होनी चाहिए। अगर संसद की शक्ति असीमित हो जाएगी तो सोचिए, कहते हैं ना कि पावर मेक्स मैन करप्ट, शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। टोटल पावर टोटल करप्शन। लॉर्ड ऑक्टन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट बनाती है। अगर संसद में हम असीमित शक्ति दे देंगे तो फिर क्या होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम मौलिक अधिकारों में भी मनचाहा संशोधन कर दें तो आप न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कौन करती है, न्यायालय करती है। न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि अगर हम ये कर दें तो आप न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकते, और हमारे पास क्या है, असीमित शक्ति है, और सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकती। 42वां संविधान संशोधन 1976 केशवानंद भारती के जजमेंट को पूर्ण रूप से नकारता है। बड़ा ही पेचीदा मामला हो गया। लेकिन क्या तब बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत खत्म हो गया? क्या यही कहानी का अंतिम पड़ाव या अंतिम पन्ना है, या अभी एकाध पन्ने और पलटे जाने बाकी हैं? दोस्तों, एक पन्ना अभी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पलटा जाना बाकी है। और वो पन्ना क्या है? वो पन्ना है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। बहुत सारे केस पढ़ने को मिले आपको आज। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का केस पढ़िए। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले 1980 में किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले 1980 में क्या कहा? कहा कि हम केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर को बहाल करते हैं। केशवानंद भारती का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे क्या दिया गया? उसे पुनः स्वीकृति दी गई। किसके द्वारा? मिनर्वा मिल्स के द्वारा। किसको स्वीकृति दी गई? बेसिक स्ट्रक्चर को स्वीकृति दी गई।
और दोस्तों जहां तक हम अभी जानते हैं यही इस कहानी का अंतिम पड़ाव है, यही इस कहानी का अंतिम पड़ाव है। यानी इस केस ने अब तक तो तय कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या किया जाएगा, माना जाएगा। यानी जो मूलभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती ने दिया उसे मिनर्वा मिल्स मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सहमति दी। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो आप असीमित शक्ति ले रहे थे संसद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो अब आपके पास नहीं होगी। रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हर जगह होंगी। न्यायिक पुनर्विलोकन के जिस सिद्धांत को आपने चुनौती दे डाली थी कि आप न्यायिक समीक्षा को, कि संसद किसी भी हिस्से में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती इस प्रकार के किए गए संशोधन में, तो सबसे पहले तो यह समझो कि न्यायिक समीक्षा अपने आप में जुडिशियल, अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान की सबसे मूल संरचना है ये, संविधान की सबसे मूल विशेषता है बेसिक जुडिशियल रिव्यू। अगर आप जुडिशियल रिव्यू करने का ही अधिकार छीन लोगे तो फिर बचेगा क्या? अगर न्यायपालिका समीक्षा ही नहीं कर सकती तो फिर बचेगा क्या? याद रखिए, अगर संसद ने कोई कानून बना लिया, आज आप व्यवस्था में कुछ चीज पाएंगे कि चलिए ऐसा लग रहा है कि सरकारें ठीक काम कर रही हैं, सरकारें अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर रही हैं, लेकिन आपने हर आने वाली सरकार को नहीं देखा। अगर आने वाली कोई सरकार व्यवस्था का गलत तरीके से, व्यवस्था की आड़ में अगर आपके अधिकारों का दमन करने लगे तो उस दिन आप चीखते हुए किसके पास जाएंगे? आपको आज ही चीखना होगा अगर व्यवस्था में कोई खामी है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो जुडिशियल रिव्यू खुद अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है। आपने कैसे इस संविधान संशोधन के द्वारा असीमित शक्ति लेकर बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायिक समीक्षा को वर्जित कर दिया। तो ये केस अब हमने सही तरीके से देख लिया है। मिनर्वा मिल्स बनाम में बेसिक स्ट्रक्चर को मान्यता दे दी गई। इतना क्लियर है? चलिए अब हम वापस लौटते हैं एक नए पेज पर जिसे हम कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना। इसके बाद भी एक केस हुआ था बामन राव, वो भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 1981 का, जिसमें भी कहा गया था कि हाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो माना जाएगा। मूलभूत संरचना, आप अब मूलभूत संरचना को पढ़ चुके हैं। मूलभूत संरचना मतलब इसे ऐसा मानिए कि घर का वो पिलर जिसके आधार पर घर टिका हुआ है, अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछ सकते हैं मुझसे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं परिभाषित तो किया नहीं है और यह भी नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कहीं नहीं लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या। हाँ, अपने अलग अलग निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय लगातार बताती रहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत में कौन कौन सी चीजें, कितनी चीजें आएंगी। क्लियर है? जैसे उसने किस चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत बताया है, मैं एक आध चीजों को यहां पर लिख देता हूं। न्यायपालिका, नहीं सॉरी, सुन लीजिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, यह बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं कुछ चीजों को बोल देता हूं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। भारत की जो शासन व्यवस्था, जो पद्धति है, संसदात्मक प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहां चलता है, ना कि अध्यक्षात्मक सिस्टम। कौन सा सिस्टम चलता है? संसद का वेस्टमिंस्टर मॉडल जो ब्रिटेन से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यह भी अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहां पर। क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे सर्वोच्च कौन है? ना ही संसद ना ही सर्वोच्च न्यायालय। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। यह भी अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है। न्यायिक समीक्षा जो हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं, यह जुडिशियल रिव्यू भी अपने आप में क्या है? जुडिशियल रिव्यू भी अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कहा गया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व भाग 3 और भाग 4 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह भी अपने आप में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। और क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़िए, प्रस्तावना, आराम से रोककर इन चीजों को अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। प्रस्तावना पढ़िए, वहां पर लिखा है कि संप्रभुत्व संपन्न, सोवरेन होंगी। हम क्या होंगे? सोवरेन होंगे। यह भी आधारभूत संरचना में आ जाएगी। समाजवाद जो बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं, हम क्या हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी? ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर हमने इस बेसिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को खत्म कर लिया और जहां तक उम्मीद है मैं इस चैप्टर को आपको ठीक प्रकार से समझा पाया हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप यहां पर दोस्तों सबसे पहली बात कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त करते हैं। हमने बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है,
ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कृपया जरूर मुझे बताइए कि कुल मिलाकर लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मुझे उन कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी राय दीजिए कि मैं कहाँ कैसे संशोधन करूं, कहाँ चीज़ों को सुधारूं, कैसे हम एक और अच्छी क्लास आपके सामने ला सके ताकि आप चीज़ों को आसानी तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर पाएं। दोस्तों जैसा एक और चीज़, आज की क्लास बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर थोड़ी डिटेल क्लास थी, बहुत सारे केसेस निकल कर आए। ऐसा नहीं है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, मेंस को सोच के तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वो अवधारणा है जो संविधान, जो आप भारतीय राज्य व्यवस्था लिखते हुए हर संविधान के हर क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं अगर आवश्यकता है तो डाल सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी होता है कि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, हम चीजों को समझने की कोशिश करें। सिर्फ भेड़ चाल में हमें फैक्ट्स नहीं रटने, क्योंकि फैक्ट्स रटना हमें किसी छोटे एग्जाम में पास जरूर करा सकता है, लेकिन अगर हम बड़ी तैयारी में हैं, हम बड़े रेस में हैं, तो हमें चीज़ों को ठीक प्रकार से करना होगा। और जैसा कि हम ये सारी तैयारियां फिलहाल रिव्यू ऑफिसर को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि जनवरी में ये एग्जाम अगर होने वाला है, जनवरी 2024 में, तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। आज 20 प्लस वीडियो हो गई है और मेरा मानना है कि 20 से 25 वीडियो हम और पॉलिटी के लिए पढ़ेंगे, लगभग 20 वीडियो, और इसमें हम पॉलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये चैप्टर खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो जरूर हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे और आपके लिए ऐसे वीडियोज़ ला पाएँ। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपनी क्लास खत्म करता हूँ। स्वागत है दोस्तों, जय हिंद।